आज अपने बात करें कृषि अध्ययन में काम आने वाले यंत्र। इसमें से प्रश्न आता ही है, कृषि अध्ययन में काम आने वाले यंत्रों की अगर बात की जाए तो मोस्ट होते हैं, जैसे एनीमोमीटर हो गया, बोरोमीटर हो गया। ठीक है, अपने बात करें एनीमोमीटर की। एनीमोमीटर एक नंबर। एनीमोमीटर की बात की जाए, हवा की गति को मापता है, हवा की गति को मापता है। यानी अपने कह सकते हैं जो वायु है, वायु की स्पीड कितनी है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है। 2 नंबर की बात की जाए तो बात करें अपने दूसरे यंत्र की, तो बोरोमीटर। बोरोमीटर की अगर बात की जाए, वैसे अपने बात कर सकते हैं दाब, यानी दाब के अंदर बह आ रहा है तो बोरोमीटर में दाब। ये दोनों डाटा जो है स्टार्टिंग वाले एनीमोमीटर और बोरोमीटर, ये कंफ्यूज करने वाले हैं। यानी ये क्या करते हैं, वायु का दाब का मापन करते हैं, दाब का मापन यानी कितना प्रेशर है, यानी वायु की जो प्रेशर है, कितनी स्पीड में वायु प्रेशर दाब से चल रही है, उस दाब को मापने के लिए बोरोमीटर का यूज किया जाता है। और एनीमोमीटर का यूज कब किया जाता है, वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद में अपनी बात करें कैलोरीमीटर। अगर 3 नंबर की अपनी बात करें कैलोरीमीटर की अगर बात की जाए तो कैलोरीमीटर जो है, कैलोरी मींस जो अपने को कैलोरी के अंदर क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। अपनी बॉडी की अगर बात की जाए तो कैलोरी के अंदर अपने क्या है, ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा का मापन कौन करता है, ऊर्जा का मापन कैलोरीमीटर से किया जाता है। यानी ऊर्जा का मापन किससे किया जाता है, कैलोरीमीटर से किया जाता है। धीरे धीरे आराम से ये स्टेप बाय स्टेप याद करना है, इसमें से हर हालात में प्रश्न आते हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए नॉर्मल सी, सभी का सुना हुआ है थर्मोमीटर। कौन सा, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की अगर बात की जाए तो तापमान का मापन, यानी तापमान को मापने में कौन सा यूज किया जाता है यंत्र, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर देखो, हाई और लो टेम्परेचर की अलग अलग 2 थर्मामीटर आते हैं, हाई और लो। यानी फसलों के अंदर देखी जाए अपने, अगर सुबह के समय अगर अपने टेम्परेचर को नोट किया जाए फसलों में तो थर्मोमीटर, लो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। और अगर हाई थर्मामीटर के लिए यूज किया जाए तो 2 से लेके 4 बजे तक जो मापन किया जाता है वो हाई थर्मामीटर से यूज किया जाता है। यानी थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं, लो और हाई। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात पे हैं लैक्टोमीटर की। सभी का नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर जो अपने 12वीं में पढ़े हैं, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर की बात की जाए, लैक्टिक मींस अपने एक प्रकार से दूध, यानी दूध का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व या अपेक्षित घनत्व के बारे में पढ़ें सबसे पहले देखते हैं। धीरे धीरे ये एक प्रकार से सारणी के रूप में अपने याद करना है, बढ़िया तरीके से स्टेप टू स्टेप। यानी एनीमोमीटर की बात की जाए वायु की गति को मापता है, बोरोमीटर की बात की जाए वायु के दाब को मापता है, कैलोरीमीटर की अगर बात की जाए तो ऊर्जा को मापता है, थर्मोमीटर की अगर बात की जाए तापमान का मापन करता है, लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है। इसके बाद में आता है हाइग्रोमीटर। इसके बाद में अगर 6 नंबर की बात करें हाइग्रोमीटर, ये क्या काम आता है सर, हाइग्रोमीटर जो है वो अपेक्षित घनत्व मापता है, अपेक्षित घनत्व जल का या आर्द्रता का कह सकते हैं, जल का अपेक्षित घनत्व मापता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है प्लेनीमीटर। कौन सा, प्लेनीमीटर।
मीटर। जो प्लेनीमीटर है वो प्लेनीमीटर पत्ती की सतह को मापता है, यानी जो अपनी लीव्स है, लीफ बोल दो या पत्ती बोल दो, के अपेक्षित घनत्व मापन करता है। यानी अपनी बात करें प्लेनीमीटर की, तो जो पत्तियां होती है किसकी, प्लांट्स की लीव्स होती हैं, लीव्स का जो घनत्व है, आकार है, वो अपेक्षित घनत्व कौन मापता है, प्लेनीमीटर मापता है। इसके बाद में अपनी बात करें, यहां तक मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद में ये मिटाना पड़ेगा। जैसे एनीमोमीटर है, वायु की गति को मापता है, ठीक। बोरोमीटर है, वायु के दाब को मापन करता है। कैलोरीमीटर, कैलोरी क्या होती है, बॉडी को ऊर्जा देती है, ऊर्जा का मापन। थर्मोमीटर तापमान का मापन करता है। लैक्टोमीटर की अगर बात की जाए, दूध का अपेक्षित, ये ध्यान रखना यहाँ पे, अपेक्षित घनत्व मापता है। हाइग्रोमीटर बात करें, जल के अपेक्षित घनत्व को मापता है। प्लेनीमीटर की बात की जाए, जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं जो प्लांट्स की, उसमें जो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, जैसे आकार का मापन किया जाता है। इसके बाद में अपने, एक बार मैं साफ कर रहा हूं, इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट 8 नंबर यंत्र की, तो फर्स्ट नाम आता है सैक्रीमीटर। कौन सा, सैक्री। 8 नंबर की अगर बात की जाए, सैक्रीमीटर। सैक्रीमीटर जो है वो शक्कर की मात्रा का मापन करता है। जो शक्कर बोल दो या शुगर, यानी शुगर या शक्कर की मात्रा का मापन करता है, ठीक। अपने बात करें सैक्रीमीटर, यानी शक्कर की या शुगर की मात्रा का मापन करता है। इसके बाद में अपने टेंसियोमीटर की बात करें, 9 नंबर की बात करें, टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने बात की थी एनीमोमीटर और बोरोमीटर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही टेंसियोमीटर क्या है, इंपॉर्टेंट है। टेंसियोमीटर में क्या किया जाता है, जो अपनी भूमि है, भूमि में पानी की मात्रा का मापन करता है, मात्रा का मापन। अपने बात की थी टेंसियोमीटर की, भूमि में पानी की मात्रा को बताता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें ब्यूटारोमीटर की, 10 नंबर ब्यूटारोमीटर। ब्यूटारोमीटर की अगर बात की जाए, तो जो अपना दूध होता है, दूध में जो वसा पाई जाती है, उस वसा का मापन किया जाता है, किसके माध्यम से, यानी ब्यूटारोमीटर से दूध में वसा का मापन किया जाता है। इसके बाद में अपनी बात करें अल्टीमीटर होता है, क्या होता है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है, ऊंचाई का मापन करता है। अपने कई बार लिखा हुआ नहीं होता क्या, जैसे अपने बात करें रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है अल्टीमीटर 1415 किलोमीटर समुद्र से ऊंचाई, यानी वो समुद्र से, मतलब वो जो प्लेटफॉर्म है समुद्र तल से वो प्लेटफॉर्म है उतनी ऊंचाई पे होता है। जैसे 1516 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर ऐसे लिखा होता है, अल्टीमीटर लिखा होता है उसके आगे। तो अल्टीमीटर का क्या होता है, ऊंचाई का मापन अल्टीमीटर से किया जाता है। अपने नेक्स्ट इसकी बात करें, नाम सभी का सुना होगा, जेलीमीटर। तो जेलीमीटर जो है अपना, उसमें क्या किया जाता है, जो जब अपने जेली बनाते हैं, जेली में पेक्टिन की मात्रा को दर्शाता है। क्या बता रहा हूं मैं, जेलीमीटर, यानी जो अपनी जेली बनाई है उसके अंदर पेक्टिन कितनी मात्रा के अंदर है वो कौन बताता है, जेलीमीटर बताता है। इसके बाद में अपने एक बात करें विस्कोमीटर। कौन सा,
विस्कोमीटर की बात की जाए जो अपना तरल पदार्थ होता है, विस्कोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, जो अपना तरल पदार्थ कोई भी तरल पदार्थ है उसकी क्या बताता है, ये विस्कोसिटी बताता है, यानी विस्कोसिटी का क्या करता है, मापन करता है। ये अपने दोबारा रिवाइज करवा देता हूं छोटा सा। सैक्रीमीटर से मतलब सह से शक्कर, यानी सैक्रीमीटर से क्या की जाती है, शक्कर की मात्रा ज्ञात की जाती है कि जी गन्ने के अंदर शक्कर की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, तो वो क्या है, सैक्रीमीटर। टेंसियोमीटर की बात की जाए, भूमि में पानी की मात्रा को मापन करते हैं। ब्यूटारोमीटर की अगर बात की जाए, दूध में वसा का मापन किया जाता है। अगर अल्टीमीटर की बात की जाए तो ऊंचाई का मापन अल्टीमीटर से करते हैं। अगर जेलीमीटर की बात की जाए तो जेली में जो पेक्टिन की मात्रा है उस मात्रा को बताने के लिए जेलीमीटर का यूज किया जाता है। विस्कोमीटर की अगर बात की जाए, तरल पदार्थ की विस्कोसिटी को बताता है। इसके बाद में एक रह गया अपना 14 नंबर की बात करें, रिफ्रैक्टोमीटर। गुरुदेव नाम सुना सुना लग रहा है। ये जो रिफ्रैक्टोमीटर है ये गन्ने के अंदर क्या करते हैं, अपने जो गन्ने के अंदर जो मात्रा होती है चीनी की उसको ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। यानी अपने यहां लिख सकते हैं, गन्ने में शुगर की मात्रा का मापन। अपने बात करें रिफ्रैक्टोमीटर की अगर बात की जाए तो गन्ना जो है अपना शुगर केन जो है, शुगर केन में शुगर की मात्रा को कौन बताता है, रिफ्रैक्टोमीटर बताता है, ठीक है। तो ये अपने जो यंत्र थे वो कंप्लीट मोस्टली कितने हैं, 14, ठीक। 14 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे यंत्र एक दो और हैं पर इम्पोर्टेंट है जो आने वाले हैं वो मैंने एग्जाम के अंदर जो आने वाले हैं, जो मोस्ट आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। बढ़िया तरीके से इसके नोट्स बना लेना आप। यानी अपनी बात करें सैक्रीमीटर की, यानी शक्कर की मात्रा, टेंसियोमीटर भूमि में पानी की मात्रा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ बात करनी है बढ़िया तरीके से। अगर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। इसके बाद में अपनी बात करें जेलीमीटर भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपने बात करें रिफ्रैक्टोमीटर भी बहुत है इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सिलेक्टेड पीस है, प्रश्न बनते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अपने यंत्र पढ़ लिए। इसके बाद में अपने देखते हैं जो अपने एग्रीकल्चर है, उस एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी परिकल्पनाएं होती है, विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं, विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं। तो उसकी एक जो सारणी है वो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अपने बात करें विभिन्न क्रियाएं, यानी जो एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर जो प्रयोग होने वाली विभिन्न क्रियाएं हैं, वो विभिन्न क्रियाएं अपने क्या कर रहे हैं, आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड नंबर टॉपिक है ये, ठीक। अपने बात करें सबसे पहले अगर देखें, बात की जाए एक नंबर की, जैसे नाम सुना होगा क्यूरिंग। क्या सुना होगा, क्यूरिंग, सर सुना हुआ है। क्यूरिंग किस में की जाती है, सबसे पहले अपने बात करें तंबाकू यानी टेबेको के अंदर, टेबेको के अंदर क्या किया जाता है, क्यूरिंग की प्रक्रिया की जाती है। एक अपने करते हैं टी के अंदर यानी चाय के अंदर, एक नंबर बात। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए, वर्ड आता है स्ट्राइपिंग। कौन सा, स्ट्राइपिंग। सर स्ट्राइपिंग की प्रक्रिया किस में की जाती है, जूट में की जाती है। किसमें,
जूट के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें 3 नंबर की अगर, तो सबका नाम सुना होगा निपिंग। तो जो निपिंग की प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा किस में की जाती है? चने के अंदर। सर निपिंग की प्रक्रिया होती क्या है? जो चना होता है अपना, वो चना 22 सेमी का या 23 सेमी का हो जाए तो उसकी जो टॉप मोस्ट ब्रांचेज ये होती है, ठीक, अपने ये जो टॉप मोस्ट है इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने से सर क्या होगा, यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फुटान होगी, और फुटान होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन अपने को मिलेगा। इसलिए अपने क्या करते हैं, निपिंग की प्रक्रिया अपने क्या करते हैं, चने के अंदर की जाती है। निपिंग के बाद में अपने देखें 4 नंबर जिनिंग। जो जिनिंग है वो कपास के अंदर की जाती है। सर जिनिंग क्या होता है? जैसे अपना रेशा है, रेशे से बंदोड़ा अलग करना क्या कहलाता है? जिनिंग कहलाता है। इसके बाद में अपने बात करें डेपोग नर्सरी। डेपोग प्रक्रिया एक प्रकार से, जो डेपोग वर्ड है वो धान के अंदर की जाती है। डेपोग, सर डेपोग क्या होता है? डेपोग ये होता है अपना ये फील्ड है, इस फील्ड में अपने को धान लगाना है, तो धान लगाने से पहले अपने कोई फर्श के ऊपर धान के सीड को बिछाते हैं, और बिछाने के बाद में क्या किया जाता है, उनको ग्रो करवा लेते हैं, और ग्रो करा के वो जो नर्सरी तैयार हो जाती है उस नर्सरी को क्या करते हैं, मेन जो फील्ड है वहां पे अपने प्लांटेशन कर देते हैं। उस प्लांटेशन को क्या कहा जाता है? डेपोग प्रक्रिया कहा जाता है। अपने नेक्स्ट बात करें, नाम आता है एरोइंग। कौन सा? एरोइंग या प्रोपिंग या अर्थिंग अप। सर ये 3-4 प्रक्रियाएं, ऐसे कैसे? ये सारी प्रक्रियाएं किस में होती है? गन्ना के अंदर होती है, यानी शुगर केन के अंदर होती है। अर्थिंग अप क्या होता है सर? अर्थिंग अप ये होता है कि जो गन्ने की फसल है उसको गिराने से बचाने के लिए अपने को उसको मिट्टी चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं, एरोइंग। इसके बाद में अपने बात करें 7 नंबर की, अगर डिस्क्रिंग की बात की जाए, डिस्क्रिंग, जो डिस्क्रिंग है वो केले की फसल में की जाती है, केला, ठीक। पूरे ऑल ओवर की तरफ सर ये केला कैसे फंस गया इन बीच के एग्रोनॉमी के, जो अपनी विभिन्न प्रक्रियाएं एग्रीकल्चर के अंदर, सेक्टर के अंदर जो काम आती है, टोटल एग्रीकल्चर की अपने बात करने जा रहे हैं। इसके बाद अपने बात करें, एक आता है नाम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 8 नंबर की बात की जाए, पैकिंग। बहुत ही फेमस वर्ड है बैंकर, जेट और आईसीआर के लिए। पैकिंग जो वर्ड है ये मूंगफली में किया जाता है। सर पैकिंग क्या होता है? पैकिंग ये होता है कि जो अपनी मूंगफली होती है, मूंगफली के अंदर जो फ्लोवर लगता है, उस फ्लोवर से क्या निकलती है? सुइयां निकलती है। सुइयां निकलने के बाद में क्या होता है, जो सुइयां निकलती है, ऐसे निकलने के बाद में यहाँ पे अपना फ्रूट बनता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पैकिंग कहा जाता है। यानी इन सुइयों का निकलना क्या कहलाता है? पैकिंग कहलाता है। अब कईयों को तो ये भी नहीं पता, चलो आपसे पूछ लेते हैं कि जो मूंगफली होती है अपनी, उस मूंगफली के अंदर फ्लोवर कहाँ पे आते हैं? तो सबसे पहले अपने नाम लेते हैं जी, जो फ्लोवर है मूंगफली के अंदर वो तो ऊपर आते हैं, हल्के गुलाबी रंग के। तो प्रश्न उठ गया ना दिमाग में सीधा सा कि फ्लोवर ऊपर आ रहे हैं तो फ्रूट ऊपर ही लगने चाहिए, यानी अपने क्या करें, जैसे फ्लोवर लग गए तो फ्लोवर ऊपर लग गए, ऊपर लगने के बाद में जहां फ्लोवर लगता है वहां तो फ्रूट बनना चाहिए। छोटा सा दिमाग लगा हुआ, ठीक। तो क्यों नहीं बढ़ पाते, ऊपर क्यों नहीं बढ़ते? जो ये फ्लोवर है ये एक्चुअल में क्या है, जो ऊपर मूंगफली के जो सरफेस पे जो फूल लगते हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो फ्लावर्स नहीं है। वो क्या दर्शा रहे हैं, वो ये दर्शाने के लिए एकमात्र है कि नीचे फ्लावर लग रहे हैं, और नीचे जो फ्लावर लग रहे हैं उन फ्लावर्स में क्या हो रहा है, नीचे फ्रूट बन रहा है। एक्चुअल में ये जो ये सुई होती है, जो धागा होता है ना, उस धागे को क्या कहते हैं? एक्चुअली मूंगफली का जो धागा होता है वही क्या होता है, उसका फ्लावर प्रकार होता है, यानी वो फ्लावर होता है, न कि
जो ऊपर फ्लोवर लगते हैं वो क्या है, एक्चुअली में फ्लोवर नहीं होते, वो ओनली फॉर दर्शाने के लिए होते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें देखो पैकिंग के बाद में अपने अगर बात की जाए स्टेकिंग की, वर्ड आता है 8 नंबर स्टेकिंग। स्टेकिंग मतलब स्टिक, स्टिक मींस डंडा। एक प्रकार से अपने बात कर सकते हैं स्टेकिंग यानी स्टिक, जैसे टमाटर के अंदर कर दी। सबसे फेमस जो स्टेकिंग है वो किस में की जाती है, टमाटर के अंदर भी की जाती है। देखो गन्ने के अंदर भी स्टेकिंग की जाती है, स्टेकिंग, ठीक। एक और होती है गन्ने के अंदर, एक और बता देता हूँ, चलो आपको सारी बता देता हूँ। टाइम, कौन सी, टाइम। सर टाइम क्या होता है, देखो गन्ने की अगर बात की जाए तो स्टेकिंग यानी कई बार क्या होता है उसको खड़ा करने के लिए, उसको स्टेकिंग के लिए कुछ सहारा देने की, प्रदान करने की अपने कोशिश करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्टेकिंग। टाइम, टाइम मींस बांधना, यानी टाई होती है, टाई अपने बांधते हैं, उसको अपने वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे टाइम मतलब बांधना, यानी 4-5 गन्नों को क्या किया जाता है एक साथ उसी की पत्तियां लेके बांध देते हैं, उस विधि को क्या कहा जाता है, टाइम की प्रक्रिया कहा जाता है। और 4-5 बंध गए उस प्रक्रिया को भी अपने नाम दे सकते हैं, एक प्रकार से स्टैकिंग, ठीक। यानी देखो गन्ने की मोस्ट है, वैसे गन्ने की सभी क्रॉप्स में देखें तो गन्ने की सबसे ज्यादा प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे एरोइंग हो गया। एरोइंग क्या होता है सर, एरोइंग क्या होता है, जो इसका फ्लोवर टाइप होता है, पुष्प क्रम होता है, उसको एरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं, या एरो कहते हैं। एरो बोल दो, एरोइंग बोल दो, यानी एरो या एरोइंग, यानी जो इसमें फ्लोवर आते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एरोइंग कहा जाता है। इसके बाद क्रॉपिंग हो गया, अर्थिंग अप हो गया, स्टैकिंग हो गया और टाइम हो गया। इसके बाद में अपनी बात करें टमाटर की अगर बात की जाए तो स्टेकिंग, इसको सारा प्रदान करने का काम करती है कौन, स्टेकिंग की प्रक्रिया की जाती है। अब इसके बाद में अपने साफ कर लेते हैं। इसके बाद में अपने बात करें 9 नंबर प्रक्रिया की, तो एक नाम आता है रेटिंग। सर रेटिंग क्या होता है, रेटिंग की जाती है जूट के अंदर, कहां पे, जूट के अंदर की जाती है। अपने बात करें 9 नंबर की रेटिंग, रेटिंग जूट के अंदर की जाती है। रेटिंग क्या होता है, अपने जूट का जो पौधा होता है उसको अपने पानी के अंदर भिगो देते हैं, भिगो के उससे क्या करते हैं, रेशा प्राप्त करते हैं, उस रेशे प्राप्त करने की प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। इसके बाद में अपनी बात करें एक नाम आता है डिटेसलिंग, सबसे फेमस वर्ड। और यहां पे अपनी बात करें एक वर्ड आता है सिल्किंग, 2 वर्डों की बात की जाएगी यहाँ पे। जैसे डिटेसलिंग किस में की जाती है, मक्का की क्रॉप में की जाती है, और सिल्किंग की प्रक्रिया भी किस में होती है, मक्का की क्रॉप में होती है, यानी मेज की क्रॉप में होती है। डिटेसलिंग क्या होता है सर, डिटेसलिंग में होता क्या है, जो नर पुष्प होता है वो पहले आता है, उस प्रक्रिया को डिटेसलिंग कहते हैं, यानी नर पुष्प को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिटेसलिंग कहा जाता है। और मादा जो पुष्प है उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सिल्किंग कहा जाता है। ये प्रश्न बेस्ट क्वेश्चन बनता है। देखो मक्का के अंदर प्रश्न देखें तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन पुष्प क्रम का ही बनता है। जैसे एक वर्ड आता है सिल्क, तो सिल्क किसको कहा जाता है, यानी मादा पुष्प को, ठीक। अब अपने प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं। एक होता है 11 नंबर की अगर बात की जाए टिपिंग, कौन सी, टिपिंग। अगर अपने टिपिंग की बात की जाए, टिपिंग जो वर्ड है वो चाय के अंदर है यूज होती है। ये प्रक्रिया किसके अंदर, टिपिंग की जो प्रक्रिया है वो चाय के अंदर फेमस है। इसके बाद में अपने बात करें तो अपने सबसे पहले क्या किया था, जो एग्रीकल्चर के अंदर जो कृषि यंत्र जो काम आते हैं उनके बारे में बढ़िया तरीके से अपने डिफाइन किया था। इसके बाद में अपने बात करें कि विभिन्न परिकल्पनाएं, विभिन्न क्रियाएं जो एग्रीकल्चर
सेक्टर के अंदर होती है वो टोटल मैंने डिस्कस की थी, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। और यंत्र में भी टोटल अपने डिस्कस की थी, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। अपनी बात करें जो ऑल ओवर अपने एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर जो ऑयल की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा है, इसमें से बेसिक पर्सन एक क्वेश्चन हर हालात में क्या रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। इसलिए मैंने इसको क्या किया, एक सारणी के रूप में एक जगह एडजस्ट किया ताकि यहाँ से एक क्वेश्चन अपना परमानेंट हो जाए, अपना एक क्वेश्चन पेट हो जाए। यानी अपने को माथा नहीं मारना पड़े कि अपने धनिया पढ़ेंगे तो धनिया के अंदर देखेंगे, अपने कपास पढ़ेंगे तो कपास में ये याद करेंगे जी 15 से 25% क्या होता है, ऑयल होता है। मक्का पढ़ेंगे तो मक्का में देखेंगे अपने क्या होता है कि 4% होता है। इससे इस सिस्टम से बचने के लिए इस सिस्टम को एक जगह किया गया है, यानी यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर हालात में मिलेगा। मैं फिर बात कर रहा हूँ, ठीक। अपने बात करें सबसे पहले एक नंबर की बात की जाए सोयाबीन, मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ तो गुरुदेव पहले आप इंपोर्टेंट स्टार्ट कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, सोयाबीन बहुत बार आया हुआ है। सोयाबीन की बात की जाए तो ऑयल परसेंटेज जो होता है 20 से 22% ऑयल पाया जाता है। इसके बाद में अपने 2 नंबर की बात करें मूंगफली की, यानी ग्राउंड नट में अपने देखें तो 45 से 50% तक क्या होता है, ऑयल परसेंटेज पाया जाता है। कई बुक्स ऐसी है जिसमें ओनली 45 लिख के छोड़ दिया, किसी के अंदर क्या लिख दिया 48 लिख दिया, यानी ऑल ओवर रेंज कितनी है इसकी 45 से 50। सर हमें कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज दैट मूंगफली का आ गया कि मूंगफली के अंदर आप ऑयल परसेंटेज बताइए, तो उसमें आ गया अपने क्या आ गया 45%, 46%, 50% और 60%। अपने सर इसमें तो 45 भी दिया हुआ और उसमें 50 भी दिया हुआ है, क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी रेंज क्वेश्चन के अंदर रेंज में अगर पूछी जाए तो उसका जो मैक्सिमम डाटा होता है वो लिया जाता है, न कि मिनिमम डाटा। यानी अपने बात करें कि मिनिमम डाटा कितना है इसका 45 और मैक्सिमम कितना है इसका 50, यानी अपने क्या बोल लेंगे कि सर 50 जो है वो लास्ट एंड फाइनली हो सकता है या है, तो वही क्वेश्चन अपना क्या होगा, सही होगा। यानी अपने मैक्सिमम डाटा पहले लेते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें सरसों के तेल की। सरसों के अगर तेल की बात की जाए तो सरसों में जो है वो 38 से 40% क्या पाई जाती है, सरसों के तेल में ऑयल पाया जाता है। इसके बाद में अपने तिल की बात की जाए, तिल में 50% इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके बाद में अपने नारियल की बात की जाए तो नारियल में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है, बात कंप्लीट। यानी अपने बात करें सभी फसलों की बात की जाए तो 60% जो है वो नारियल के अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में 7 नंबर देखें अपने, जैसे सूरजमुखी सनफ्लावर में देखें तो 45 से 50%। सर मूंगफली भी मैच करें, हाँ जी बिल्कुल, यानी मूंगफली का जितना ग्राउंडनट का जितना ऑयल परसेंटेज होता है उतना ही किसका होता है, सूरजमुखी का होता है, यानी 45 से 50%। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट बात की जाए कुसुम की। सर कुसुम क्या होता है, सेफ फ्लावर, क्या होता है सेफ फ्लावर, यानी कुसुम की बात की जाए एक्यूरेट डाटा पाया जाता है कितना 32%, 32। ये भी क्या पैट क्वेश्चन बनते हैं, जो रेंज में होते हैं वो कम चांसेस होते हैं पूछने के, जो पैट डाटा होते हैं वो ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, जैसे 32 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। इसके बाद में अपनी बात करें 9 नंबर की, जो अलसी जो क्रॉप है अपनी, लाइन सीड बोलते हैं अलसी को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लाइन सीड, यानी अलसी जो है वो अपनी 33 से 47% क्या पाया जाता है, ऑयल की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है। अब अपने जीरे की बात करें, सर जीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरे को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूमीन, क्या कहते हैं, बेसिक पर्सन अपने को तैयार होनी चाहिए, इंग्लिश वर्ड भी कई बार क्या धोखा दे देता है क्वेश्चन को, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। यानी जो जीरा है उसको क्या कहते हैं क्यूमीन, क्यूमीन के अंदर 2.5% क्या होती है, ऑयल की मात्रा पाई जाती है। अब बात करें अपने धनिया की, यानी कोरिएंडर की बात की जाए, कोरिएंडर के अंदर 0.3% यानी ओनली फॉर 0.3% क्या पाई जाती है, किसकी मात्रा पाई जाती है, ऑयल की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में अपने बात करें नीम की, ये हो गया जी 11 नंबर, ये 12 नंबर। अगर अपने नाम नीम की बात की जाए तो 40 से 50% क्या पाया जाता है, नीम में तेल परसेंटेज पाया, जो निम्बोड़ी होती है अपने निम्बोड़ी कहते हैं भाषा में, जो उसका बीज होता है सीड होता है उसमें क्या है 40 से 50% क्या है पाया जाता है ऑयल परसेंटेज, एक रसायन पाया जाता है निम्बोडीन, ठीक। इसके बाद में अपने
बात करें 13 नंबर सौंफ की, यानी फेनल की बात की जाए, सौंफ की बात की जाए 0.1 से 1.2%, 0.1 से 1.2% क्या पाया जाता है, ऑयल की मात्रा पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया था कब सर, कब आया था ये पीजी के अंदर पूछा था। मक्का, मक्का के अंदर प्रोटीन की, सॉरी मक्का के अंदर ऑयल की मात्रा बताइए। प्रोटीन तो आया हमेशा ही आता है, ये कोई नो बेसिक सी बात है जो, और ये जो डाटा मैंने लिखा है यहाँ पे ये पीजी के अंदर आया था, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने पीजी में आएगा, अपने जेट में भी आ सकता है, आईसीआर में भी आ सकता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आ सकता है। इसलिए मक्का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑयल परसेंटेज के अंदर देखें तो एक्यूरेट पाया जाता है कितना, 4%। सर कपास में भी तेल होता है क्या, बिल्कुल होता है जी, कपास ठीक। कॉटन के अंदर अपने देखें तो 15 से 25% क्या पाया जाता है, ऑयल की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है। एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ, आप सीरीज वाइज इसको बढ़िया तरीके से लिखना है, और 3 बार आप एक बात हमेशा ध्यान रखा करो कि कोई भी चीज़ अपने नोट कर रहे हैं, हैंड रिटन में अगर रिटन ले रहे हैं तो वो अपने 15% याद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कोई चीज़ अपने सुन ली या पढ़ ली, पर अपने उस चीज़ को हैंड प्रैक्टिस में लेके देख लिया तो वो अपने 20% तक और ज़्यादा कवर हो जाते हैं। यानी याद करते हैं अपने 30%, अगर रिटर्न कर लेते हैं तो 50 तक कवर कर लेते हैं, अपने 20% और बढ़ जाता है। तो अपने नोट्स बनाने हैं बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे तो कल को जब जेट का एग्जाम होएगा तो 1 महीने के अंदर जो आप सारी वीडियो तो कम्प्लीटली देख नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने बढ़िया तरीके से जो नोट्स तैयार है वो आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाना हर चीज़ के, ठीक है। एक बार रिवाइज करवाएं तो कोई दिक्कत नहीं। सोयाबीन है तो 20 से 22%, मूंगफली में 45 से 50%, सरसों में 38 से 40%, तिल के अंदर देखें तो 50%, नारियल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बता ही दिया 60, सूरजमुखी के अंदर देखी जाए 45 से 50%, कुसुम में बात करें 32%, अलसी की अगर बात की जाए 33 से 47%, जीरा में 2.5% ओनली फॉर, और धनिया में 0.3%, नीम के अंदर बात की जाए 40 से 50%, सौंफ की बात की जाए 0.1 से 1.2%, मक्का की बात की जाए 4%, कपास में बात की जाए तो 15 से 25%। अब अपने क्या देखना है सर, ये तो होगी जी ओनली एग्रीकल्चर की जो कंप्लीट क्रॉप्स हैं उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा, सॉरी ऑयल की मात्रा। अब देखेंगे अपने प्रोटीन की मात्रा, अपने यहीं पे डाटा क्लियर करेंगे, प्रोटीन प्लस ऑयल, यानी इसमें से अपने को एक क्वेश्चन हर हालात में मिलेगा। सर आप तो क्वेश्चन ही बता रहे हो, हाँ जी बिल्कुल। अपने बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन सबसे पहले अपने प्रोटीन की बात की जाए तो अगर गेहूं के अंदर देखा जाए, सॉरी चावल के अंदर देखा जाए कि सर चावल के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो चावल में जी बच्चों 6 से 7% क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो अपने देखते हैं ऑयल की परसेंटेज जो मात्राएं थी वो अपने देख ली थी। अब बात करें प्रोटीन की, जो प्रोटीन की मात्रा है फसलों के अंदर कैसी पाई जाती है, कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है। 1 नंबर की बात की जाए जैसे चावल, तो चावल के अंदर 6 से 7%। इसके बाद में अपने बात करें 2 नंबर मक्का, मक्का के अंदर सर प्रोटीन कितनी होती है, 10%। ऑयल मैंने अभी बताया था कितना, 4%। इसके बाद में अपनी बात करें बाजरा की, 3 नंबर बाजरा, तो बाजरा के अंदर 11 से 12% पाई जाती है। इसके बाद में बात करें अपने गेहूं की, गेहूं में अपने देखें तो सेम टू सेम 11 से 12% क्या पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में अपने जौ की बात की जाए एक्यूरेट पाई जाती है, 11.5% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये अपने क्या होगी, ये खाद्यान्न फसलें होगी अपने, ठीक। अब अपने बात करें 1 नंबर की चावल 6 से 7%, मक्का में देखें प्रोटीन 10%, बाजरा में देखें 11 से 12%, गेहूं में देखें तो 11 से 12%, जौ में अगर बात की जाए तो
11.5%। अब अपने इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे जो दलहन फसल है अपनी, कौन सी? दलहन। 5 खाद्यान्न फसलें होगी थी। अब अपने बात करें दलहन की। दलहन में एक नंबर देखें चना। चना में एक्यूरेट पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा 21%। कितनी? 21%। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें मटर की। मटर में 22.5% क्या पाई जाती है? दलहन में, मटर में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में मूंग की बात की जाए, मूंग में 25% एक्यूरेट पाई जाती है। इसके बाद में अपने बात करें चावला की, 23.5% क्या पाई जाती है? चावला के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें मसूर की। मसूर की अगर बात की जाए तो 25% एक्यूरेट। सर 25% ही मूंग में? हाँ जी बिल्कुल, मूंग में 25% और मसूर में भी 25%। अरहर की बात की जाए, अरहर बोर्ड रेगुलेशन क्या होता है अरहर का? केजेएस के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है जेट में। अरहर की बात की जाए तो 21 से 25% एक्यूरेट पाई जाती है अरहर में। इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करें उड़द। अगर उड़द की बात की जाए 23% एक्यूरेट प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, 7 नंबर। इसके बाद में अपने बात करें, देखो इतनी है प्रोटीन की मात्राएं जो थी वो इतनी है। दलहन की बात की जाए, 2 नंबर टॉपिक अपना दलहन। पहले बात की थी अपने खाद्यान्न फसलों में जो प्रोटीन की मात्राएं पाई जाती है। अब अपने बात करिए दलहन की। चना में 21%, मटर में देखें तो 22.5%, मूंग में देखें तो 25%, चावला क्या होता है? काउपी होता है, 23.5%, मसूर में देखें तो 25%, अरहर में देखें तो 21 से 25% और उड़द में देखें तो 23%। तो अपने मोस्ट जो प्रोटीन्स की मात्रा थी उनकी बात कर ली। इसके बाद में अपने तिलहन फसलों की अगर बात की जाए तो सोयाबीन में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? सर सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही पाई जाती है। किसमें? सोयाबीन में। अपने बात करें सोयाबीन, सर सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 42%। बिल्कुल जी, बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रोटीन कितनी बताई थी? ऑयल कितना बताया था? 20 से 22%, बहुत फेमस है। तिल में अगर बात करें प्रोटीन, तिल की बात की जाए तो 18 से 20%। कितना? 18 से 20%, 1 नंबर। 2 नंबर ये कौन सी है? ऑयल सीड वाली क्रॉप्स, यानी ऑयल निकलने वाले में जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स में प्रोटीन की मात्राएं कितनी है ये बता रहा हूँ। यानी सोयाबीन में 42%, तिल में अपने बताई थी 18 से 20%। मूंगफली में अगर बात की जाए 40 से, मूंगफली 40 से 42% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। अलसी की बात की जाए 36%। ठीक है, अपने बात कर रहे थे प्रोटीन की, जैसे खाद्यान्न फसलों में बात की थी, चावल में 6 से 7, मक्का में 10। ठीक है, इसके बाद में अपने जो पल्सेस क्रॉप्स जैसे चना था तो 21%, मूंग में 25%, इस तरीके से। इसके बाद ऑयल सीड वाली जो क्रॉप्स थी उसके अंदर अपने देखें तो जो सोयाबीन है, अपनी सोयाबीन में प्रोटीन 42% पाई जाती है, ये तेल की मात्रा है। ठीक है, इसके बाद में अपने तिल की बात की जाए 18 से 20%, मूंगफली की बात की जाए 40 से 42%, अलसी की बात की जाए तो 36%। तो सबसे अपने रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं कि बढ़िया तरीके से आप नोट्स बना के और डीपली अध्ययन करना है आज वाले दोनों तीनों टॉपिकों के।
मैंने टॉपिक 3 करवाए हैं आज। कौन कौन से? एक करवाया है कृषि में काम आने वाले यंत्र और विभिन्न प्रक्रियाएं या क्रियाएं जो एग्रीकल्चर के अंदर काम आती है। टोटल क्रॉप्स की अपने बात की है, टोटल क्रॉप्स की बात की है, उसमें अपने बात की ऑयल प्लस प्रोटीन की मात्रा। तीनों में से टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर क्वेश्चन पुटअप होंगे तो तीनों टॉपिकों में से 2 क्वेश्चन पुटअप होंगे, इसलिए आप तीनों को बढ़िया तरीके से कवर करना है। यानी जो कृषि यंत्र बताए मोस्ट इंपोर्टेंट है, विभिन्न क्रियाएं बहुत इंपोर्टेंट है, जैसे निपिंग हो गया, टिपिंग हो गया। टोटल क्रॉप्स में अपने ऑयल और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपने को इस टॉपिक पे ध्यान देना है इन तीनों पे। तो पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।